अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1970 में एंडी लैब के एक रूम नंबर 1859 में कैद होता है। इस लैब का नाम यूनियन आइसोलेशन फैसिलिटी होता है। हमें दिखाया जाता है कि एंडी अपनी उंगली काट कर खून से दीवार पर एक लड़की के लिए हैप्पी बर्थडे गैना लिख देता है। ये लड़की लैब के बाहर से ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। हमें पिंक बालों वाली लड़की दिखाई देती है जो एंडी की लोकेशन को ट्रैक कर रही होती है। एंडी और फूको दोनों एक बोट से रसिया जा रहे होते हैं। एंडी बोट पर मजे कर रहा होता है पर फूको डर की वजह से सीट के नीचे छुपी होती है। एंडी फूको से पूछता है, आखिर तुम डर क्यों रही हो? फूको कहती है कि तुमने ध्यान नहीं दिया, जिसने रेड टाई वाले आदमी का पता बताया था उसने हम लोगों से क्या कहा था। उसने कहा था कि यूनियन के लोग रास्ते में तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारा पीछे जरूर आएंगे। तभी अचानक से बोट पर एक जेट हमला करने लगता है। बहुत सारी मिसाइल्स और गोलियां बोट की तरफ चलने लगती हैं। ये देखकर फूको और ज्यादा डर जाती है। एंडी फूको से कहता है, ये मेरी बोट है, तुम टेंशन मत लो, हम पलक झपकते ही रसिया पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फूको कहती है, उससे पहले कहीं हमारी बोट डूब न जाए। जिस पर एंडी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे अनलक की हेल्प से बचकर निकल जाएंगे। आगे एंडी बोट से बाहर आ जाता है और अपने हाथ को एक जेट की तरफ शूट करता है, जिससे जेट क्रैश हो जाता है। ये देखकर फूको कहती है कि क्या अब हम यूनियन में शामिल हो सकते हैं? जिस पर एंडी कहता है, नहीं, पहले हमें यूनियन के 10th मेंबर को मारना होगा जिसके ऊपर एक सोने का साइन बना हुआ होगा। हमें इससे पहले जो 2 लोग मिले थे उनके ऊपर भी ये साइन बना हुआ था। एंडी आगे बताता है कि मुझे लगता है कि सभी 10 मेंबर्स इस साइन को रखते हैं, तो जिसके पास भी ये साइन होगा हमें उसे मारना होगा। मैं ऐसे और 3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये साइन पहन रखा था। सबसे पहले एक तलवार बनाने वाला है, मैंने अपनी तलवार उसी से चुराई थी। ऐसा बोला जाता है कि उसके द्वारा बनाई हुई चीज टूटती नहीं है, इसीलिए उसका नाम अनब्रेकेबल है। इसके अलावा दूसरा एक इंजीनियर जैसा एक आदमी है जिसने 50 साल पहले मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और तीसरी एक लड़की है जिसने मुझे पहले पकड़ा था। उसने एक इनविजिबल बैरियर के अंदर मेरे सर को कैद कर लिया था। मैं भले ही अनडेड हूँ पर मुझे हराया जा सकता है। अगर हमारा सामना उस लड़की से हुआ तो बचना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके बाद एंडी बोट के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खतरा कितना बड़ा है। मैंने सोच लिया है कि हमें रेड टाई वाले आदमी को मारना है। इसके बाद एंडी फूको से कहता है, अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हारा अनलक तो है ही। और वो फूको से फिर से उसे अनलक देने को कहता है, जिस पर फूको कहती है कि तुम फिर से चालू हो गए। आगे हम देखते हैं कि स्पेस सैटेलाइट से एक मिसाइल आकर बोट पर जा गिरती है। हमें दिखाया जाता है कि ये मिसाइल पिंक बालों वाली लड़की ने शूट की होती है जिसने पहले एंडी को पकड़ा था। वो लड़की कहती है, मुझे पता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले होगे और तुम इस हमले से बच गए होगे। आखिर तुम ही तो हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। हम देखते हैं कि हमले की वजह से बोट डूब जाती है। एंडी पानी के अंदर तैर रहा होता है पर वो देखता है कि फूको पानी में बोट के मलबे के नीचे दब गई है। एंडी फूको को बोट के नीचे से बाहर निकाल कर ऊपर लेकर आता है पर उसे रास्ते में कुछ शैतानी आइडिया आ जाता है। अगले सीन में एंडी फूको को लेकर बोट के आधे तैरते हुए टुकड़े के ऊपर लेटा देता है। जैसे ही फूको को होश आता है एंडी फूको को यूनियन के लोगों के सामने सरेंडर करने को कहता है। ये सुनकर फूको चौंक जाती है। एंडी कहता है कि हम सच्ची में सरेंडर थोड़ी ना कर रहे हैं। जिसके बाद एंडी कहता है कि मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्या तुम्हारा अनलक को कंट्रोल किया जा सकता है? जिस पर फूको कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंडी फूको को बताता है कि तुम्हारा अनलक तुम्हारे आसपास की चीजों का यूज करता है, पर जब तुमने हेयर कट करवाया था या गाल पर किस किया था तब इसने बहुत दूर की चीजों को तुम्हारे पास खींच कर लाया था, जैसे मीटेरॉइड और बिजली का गिरना। इसका मतलब ये है कि जो भी चीजें तुम्हें प्यारी लगती हैं वो उतने ही अनलक को लाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करता है जो तुम्हारे आसपास नहीं है। ये सुनकर फूको शर्मा जाती है और सोचती है कि इस आदमी की वजह से मैं रोमांस के बारे में जो भी सोचती थी वो बदलता जा रहा है। आगे एंडी कहता है, अगर मेरा तुक्का सही है तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैंने उपाय खोज लिया है। ये सुनकर फूको को कुछ समझ नहीं आता पर फूको जैसे ही अपनी ब्रा देखती है उसे लगता है कि आखिर ये मेरी टी शर्ट के बाहर कैसे आ रही। जिस पर एंडी बताता है कि तुम्हारे फेफड़ों में पानी भर गया था
जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी चेस्ट को दबाने के लिए तुम्हारे तरबूजों को साइड कर दिया था। ये सुनकर फूको बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि तुमने और कुछ तो नहीं किया ना। आगे एंडी कहता है कि इससे कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे तुम्हें मुंह से सांस देनी पड़ी। तभी हम देखते हैं कि पानी में डूबे हुए शिप के हिस्से में एक तेज ब्लास्ट हो जाता है जो एंडी और फूको को हवा में उछाल देता है और वो दोनों एक जेट के ऊपर जा गिरते हैं। इसके बाद एंडी अपनी तलवार से उस जेट के पायलट को मार देता है और जेट नीचे गिरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि एंडी और फूको दोनों जेट के अंदर जाकर जेट को कंट्रोल कर लेते हैं। एंडी फूको से कहता है अब हमें बस पता लगाना है कि कितना टच करने से कितना अनलॉक आता है, उसके बाद हम तुम्हारे अनलॉक को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। पर तभी फूको एंडी की बात से सहमत नहीं होती। एंडी कहता है कि अब हमें सफर के लिए जेट मिल गया है, अब हम जल्दी से रशिया की बैकाल सिटी में होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जेट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड चालू हो जाता है। ये देखकर एंडी फूको को लेकर जेट से कूद जाता है और जेट हवा में ब्लास्ट हो जाता है। फूको एंडी से पूछती है कि आखिर ये प्लेन ब्लास्ट कैसे हो गया, जिस पर एंडी कहता है कि शायद यूनियन के लोगों को पता चल गया था कि हमने उनका जेट चुरा लिया है। इसके बाद फूको कहती है अब हम सेफली नीचे कैसे उतरेंगे, जिस पर एंडी कहता है मेरे पास 5 पार्ट लैंडिंग टेक्निक है। जैसे ही एंडी ऊंचाई से फूको को लेकर जमीन पर उतरता है, सबसे पहले पार्ट पर उसके दोनों पंजे टूट जाते हैं, फिर उसके काफ टूट जाते हैं, उसके बाद उसके पिछवाड़े की हड्डियां टूट जाती हैं, फिर उसकी पीठ की हड्डियां टूट जाती हैं और आखिरी में वो सर के बल गिरता है और फूको को सेफली लैंड करवाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बैकाल की एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। एंडी फूको को बताता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी, साफ और गहरी ताजे पानी की झील है, हमें रेड टाई वाला आदमी यही मिलेगा। फूको इतनी सुंदर झील को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद एंडी उसे आसपास घूमने के लिए कहता है और साथ ही में बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो शायद यूनियन के लोग यहाँ पर खुले में हमला नहीं करेंगे। मैं तब तक अपने पुराने साथियों से मिलकर आता हूँ, हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए अलग ही रहना पड़े। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से जाने लगता है। फूको उसे रोकते हुए कहती है क्या होगा अगर जिसे हम मारने आए हैं वो एक अच्छा इंसान निकला, जिस पर एंडी कहता है मैं डिसाइड कर चुका हूँ, उसे अब मरना ही होगा। इसके बाद एंडी फूको से उसकी फेवरेट फिश के बारे में पूछता है और कहता है कि मेरा दोस्त एक रेस्टोरेंट चलाता है, मैं वहाँ पर हम दोनों के लिए एक सीट बुक करवाता हूँ। ऐसा बोलकर एंडी वहाँ से चला जाता है। एंडी के जाने के बाद कुछ लड़के आकर फूको से बात करने का ट्राई करते हैं, पर फूको उनसे डरकर वहाँ से भाग जाती है। फूको सोचती है कि ऐसे कैसे एंडी उसे अकेला छोड़ के चला गया, फिर सोचती है कि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद अब तक जिंदा भी नहीं होती। तभी फूको को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की बीच पर एक पेंटिंग बना रही होती है। फूको उसकी पेंटिंग को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उससे बात करने लगती है। वो लड़की भी एक जापानीज इंसान को रसिया में देखकर खुश हो जाती है। वो लड़की फूको से कहती है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, ये जापान के हाई स्कूल की यूनिफॉर्म जैसी है ना, जिस पर फूको उसे बताती है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गई। आगे बात करते हुए वो लड़की फूको को उसके साथ पेंटिंग बनाने को कहती है। इसके बाद दोनों लोग बीच के किनारे बैठकर पेंटिंग बनाने लगते हैं। पिंक बालों वाली लड़की फूको से कहती है आखिर तुम्हें क्या पसंद है, वो चीज जो कभी नहीं बदलती या जो हमेशा बदलती रहती है। मुझे तो वो चीजें पसंद है जो कभी नहीं बदलती, इसीलिए मुझे आर्ट पसंद है। तुम पेंटिंग करके इस बदलती हुई दुनिया को भी कैप्चर कर सकती हो। इसके बाद वो लड़की फूको से पूछती है तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, जिस पर फूको कहती है ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोच कर बताऊंगी। इसके बाद रात हो जाती है और फूको अपनी पेंटिंग भी कंप्लीट कर लेती है। आगे फूको शर्माते हुए अपनी पेंटिंग पिंक बालों वाली लड़की को दिखाती है। हम देखते हैं कि उस पेंटिंग में मून के आसपास सितारे बने होते हैं, जिन्हें देखकर फूको कहती है मैंने स्कूल में सीखा था कि चांद और सूरज दोनों के आसपास कोई नहीं है, इसीलिए मैंने चांद के अकेलेपन को दूर करने के लिए सितारे बना दिए। इसके बाद फूको उस लड़की से कहती है मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। कुछ समय पहले तक मैंने खुद को बदलने का बहुत ट्राई किया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने खुद को मारने की भी कोशिश की थी। पर 4 दिन पहले मुझे एक अजीब इंसान मिला, उसने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी करी। चारों तरफ धमाके और खूब सारी भाग दौड़ पर उसने मुझे चेंज कर दिया, जिसकी वजह से मैं आज तुम्हारे साथ ये पेंटिंग बना पाई हूँ। मैं खुद को ऐसे बदलता हुआ देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वो लड़की पानी की तरफ चली जाती है और पानी पर चलने लगती है।
वो फूको से कहती है, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे शब्दों को मैं महसूस कर पा रही हूँ, शायद ये मेरे बूढ़े होने की वजह से है। हम देखते हैं कि उस लड़की के चारों ओर की जमीन और उसके साथ पानी और उसमें तैर रही मछलियां भी हवा में उड़ने लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की एक रेड टाइप पहन लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिस यूनियन मेंबर की खोज में एंडी और फूको यहाँ आए थे वो ये लड़की ही है। उस लड़की को हवा में देखकर फूको बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और अपनी तलवार से उस लड़की पर हमला करता है। हमें बताया जाता है कि उस लड़की का नाम गैना होता है। ये वही लड़की होती है जिसे एंडी एपिसोड के स्टार्टिंग में बर्थडे विश करता है। एंडी फूको को उस लड़की के बारे में बताता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे पहले पकड़ा था। आगे हम देखते हैं कि गैना के सर पर एक बड़ी सी टोपी आ जाती है और गैना कहती है, जब तक स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इन लोगों के साथ खेलूंगी। उसके बाद हवा में जमीन तक सीढ़ियां बन जाती हैं जो कि पानी से बनी होती हैं। गैना नीचे उतरते हुए कहती है, मुझे बॉस ने पहले ही बता दिया था कि तुम लोग मुझे मारकर यूनियन ज्वाइन करना चाहते हो, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे चेंज करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।